दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु पर। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे किसी भी इंसान की गरिमा की सवाल से जुड़ा है। क्या किसी को सम्मान के साथ इस दुनिया से जाने का हक होना चाहिए, खासकर तब जब जिंदगी असहनीय हो जाए? तो चलिए आज इसी पेचीदा सवाल की परतें खोलते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सवाल यही उठता है कि इच्छा मृत्यु आखिर है क्या? क्या ये दया है या हत्या? सोचिए, एक तरफ तो ये किसी को बेइंतहा दर्द से छुटकारा दिलाने का एक तरीका लगता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जान लेने जैसा भी तो है ना? बस यही वो नैतिक कश्मकश है जो इस पूरी बहस के दिल में है। 13 साल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 13 साल। सोचकर देखिए, इतने लंबे वक्त तक किसी अपने को ऐसी हालत में देखना जहां वो ना तो जी पा रहे हैं, न ही उन्हें मौत आ रही है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हरीश राणा के परिवार की सच्चाई है, और उन्हीं के केस ने इस पूरी बहस को, आप जानते हैं, फिर से सबके सामने ला खड़ा किया है। तो चलिए सबसे पहले हरीश राणा की कहानी को ही समझते हैं, क्योंकि हर कानून और बहस के पीछे आखिर में एक इंसान की ही तो कहानी होती है। देखिए, हुआ ये कि एक हादसे की वजह से हरीश एक ऐसी हालत में पहुंच गए जिसे मेडिकली वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। मतलब उनका शरीर तो सांस ले रहा था, पर दिमाग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से मशीनों के सहारे थे। अब सोचिए, एक माँ बाप के लिए इससे ज्यादा मुश्किल फैसला क्या होगा? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उनके बेटे को सम्मान के साथ स्वाभाविक रूप से इस दुनिया से जाने का अधिकार दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस दर्द को समझते हुए पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दे दी। ये वाकई भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फैसला था। अब हरीश राणा के केस को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। तो आइए पहले ये समझते हैं कि जब हम अच्छी मौत या यूथनेशिया की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, यूथनेशिया शब्द असल में ग्रीक भाषा से आया है, और इसका सीधा सा मतलब है अच्छी मृत्यु। इसका मकसद बस इतना है कि अगर कोई इंसान ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है जहां ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो उसे और दर्द सहने से बचाया जाए। बस यहीं से ये पूरा सवाल शुरू होता है। और आपको बताऊं, ये सिर्फ एक इमोशनल या नैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान से भी जुड़ा है। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है ना? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि इसी जीने के अधिकार में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। ये बहुत गहरी बात है अगर आप सोचें तो। अब यूथनेशिया भी आप समझिए दो तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पैसिव यूथनेशिया का मतलब है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर वगैरह लगे हैं उन्हें हटा लिया जाए, मतलब हम प्रकृति को अपना काम करने दे रहे हैं। और एक्टिव यूथनेशिया का मतलब है कि जानबूझकर कोई ऐसा इंजेक्शन या दवा दी जाए जिससे मौत हो जाए। भारत में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ सिर्फ पैसिव यूथनेशिया की इजाजत है, वो भी बहुत ही सख्त नियमों के साथ। तो सवाल यह है कि भारत में ये कानून बना कैसे, मतलब हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत ही अहम अदालती मामले हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये 3 केस आप कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुए। सबसे पहले 2011 में अरुणा शानबाग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। कोर्ट ने तब यूथनेशिया से तो मना कर दिया, लेकिन पैसिव यूथनेशिया पर बहस का दरवाजा जरूर खोल दिया। फिर 2018 में आया कॉमन कॉज केस, जिसने लिविंग विल को कानूनी मान्यता दी। और अब 2024 में हरीश राणा का केस पहला ऐसा मामला है जहां इस कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करके पैसिव यूथनेशिया की इजाजत दी गई। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, लिविंग विल। आखिर ये है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? चलिए अब इसे ही आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लिविंग विल एक तरह का एडवांस्ड इंस्ट्रक्शन है। मतलब कोई भी इंसान अपनी पूरी होशो हवास में ये लिख सकता है कि अगर भविष्य में मैं कभी ऐसी हालत में पहुंच जाऊं जहां मैं अपने फैसले खुद ना ले सकूं, तो मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ना रखा जाए। ये एक तरह से अपनी इच्छा को पहले ही जाहिर कर देना है। तो क्या कोई भी लिविंग विल बना सकता है? नहीं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली बात, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, आपका दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए, ताकि आप जो फैसला ले रहे हैं उसे पूरी तरह समझ सकें। ये सब इसलिए ताकि कोई भी इसका गलत फायदा ना उठा सके। और मान लीजिए किसी ने लिविंग विल बनाई है और वैसी नौबत आ भी गई, तो भी प्रोसेस इतना आसान नहीं है।
और ये अच्छी बात है। सबसे पहले तो मरीज का अपना डॉक्टर यानी प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ये सर्टिफाई करेगा कि अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर उनकी रिपोर्ट को एक दूसरा इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड भी चेक करेगा और कंफर्म करेगा। मतलब दो लेवल पर चेकिंग होती है ताकि कोई गलती ना हो। तो अब हमारे पास कोर्ट के फैसले हैं, लिविंग विल का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती अब भी हमारे सामने है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे देश में यूथेनेशिया को लेकर कोई एक सॉलिड लिखा हुआ कानून नहीं है। अभी जो भी होता है वो कोर्ट के फैसलों के आधार पर केस टू केस बेसिस पर होता है। इसका नतीजा हर बार हर परिवार को एक लंबी और दर्दनाक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है, आप कह सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि एक साफ सुथरा कानून बनाया जाए, एक ऐसा कानून जिसमें सब कुछ लिखा हो, प्रक्रिया क्या होगी, नियम क्या होंगे, सेफगार्ड्स क्या होंगे, ताकि लोगों को इस मुश्किल घड़ी में अदालतों के चक्कर न काटने पड़े। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि एक देश को, एक समाज को गरिमा से मरने के अधिकार और जीवन बचाने की जिम्मेदारी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको मिलकर ढूंढना होगा, खासकर तब जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अगले विश्लेषण में